हेलो दोस्तों। और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही चल रहा है। तभी लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि सिंगल फेज मोटर होता है उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, नॉन सेल्फ स्टार्ट कैसे होती है वो बताया गया। सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार से वो बताया गया। धीरे धीरे आपको सारे सिंगल फेज मोटर पढ़ा दिए जाएंगे। तो सर आगे मोटर भी इसमें वो भी पढ़ाया जाएगा। तो इसे सीरीज मोटर है वो भी पढ़ाया। तो आपको क्या है, सारे जितने सिंगल फेज मोटर है सब पढ़ाए जाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फॉरवर्ड स्लिप बैकवर्ड स्लिप में रिलेशन भी पढ़े। फॉरवर्ड स्लिप ज़्यादा होता है, बैकवर्ड स्लिप वो भी हम लोग पढ़ें। तो अब हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो लिखेंगे सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाया जाए, तो ये हम लोग आज मेथड पढ़ेंगे। लिखेंगे मेकिंग सेल्फ स्टार्ट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थोड़ा सा हम सीखेंगे कि मेकिंग सेल्फ स्टार्ट और सिंगल फेज मोटर मतलब कैसे उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं, उसका टार्क इक्वेशन अगर देखा जाए, हमने टार्क इक्वेशन थोड़ा पढ़ा था। टी प्रोपोर्शनल आई एम आई एस साइन डेल। अगर 180 अंश रखा जाए, देखो इससे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग स्टेटर पर सिंगल फेज वाइंडिंग करते हैं। जो सिंगल फेज वाइंडिंग क्या होती है, दो वाइंडिंग बढ़ जाती है। सिंगल फेज वाइंडिंग, दो वाइंडिंग में सिंगल फेज वाइंडिंग। तो सिंगल फेज वाइंडिंग दो वाइंडिंग बढ़ जाती है, एक क्वेश्चन है। तो हमारा दो वाइंडिंग क्या होगा, एक मेन वाइंडिंग। सिंगल फेज वाइंडिंग हम किस में करते हैं, स्टेटर पर करते हैं, रोटर में। सिंगल फेज वाइंडिंग में रोटर में नहीं होती। एक मेन वाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। तो दो वाइंडिंग होती है सिंगल फेज वाइंडिंग ऑफ स्टेटर। थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमको दो फेज वाइंडिंग, वो भी किसमें, 90 अंश पर होगी। देखो 90 अंश का मतलब अगर हम 180 अंश रख दें तो टी प्रोपोर्शनल फार्मूला क्या है, यस। अगर साइन 180 अंश पे रख दे, दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल में रख दे, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल समांतर में, तो अगर 180 रख दे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो टार्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जो हमारा रिजल्टेंट टार्क है वो जीरो हो जाएगा। तो हमको रिजल्टेंट टार्क जीरो नहीं करना है, रिजल्टेंट टार्क मैक्सिमम प्राप्त करना है। तो क्या करना है, अगर हम इन दोनों के बीच का जो एंगल है, अगर हम 90 डिग्री रख दें, क्या रख दें, एक दूसरे से 90 डिग्री रहे, तो क्या अगर एक दूसरे से फेज अपार्ट ऐसे रहे 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री रहे, तो क्या होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग 90 डिग्री रहे, तो उससे क्या होगा हमारा मैक्सिमम। अगर हम रख दें तो टी प्रोपोर्शनल आई एम आई एस साइन 90, तो साइन 90 रख दे तो टी प्रोपोर्शनल आई एम आई एस, तो मैक्सिमम टार्क जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग जो वाइंडिंग रखेंगे, दोनों बोथ वाइंडिंग बिटवीन फेज स्पेस 90 डिग्री, तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मिड वाइंडिंग, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर बताना चाहे तो मैक्सिमम टार्क, तो एक दूसरे से जो वाइंडिंग रहेगी 190 अंश पर स्थित होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीआरबी में कि बोथ वाइंडिंग मतलब मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग,
स्पेस अपार्ट 90 डिग्री या फेज अपार्ट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर स्थित होती है। तो अगर हम 180 अंश पर रख देंगे, पैरेलल में रख देंगे तो नहीं होगी। तो हम स्टेटर पे जो वाइंडिंग करेंगे ऐसा करेंगे कि 90 अंश पर हो। और इसको होने से क्या होगा, हमारा जो रिजल्टेंट टार्क शून्य होता है, रिजल्टेंट टार्क शून्य होगा, हमारा टार्क सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या होगा, मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी। देखो कैसे होती है थोड़ा सा। अब देखो हम इसको देखते हैं। पहले हमारा रिजल्टेंट टार्क शून्य था। जब जैसे हम क्या करते थे, तो मोटर को जब पुश करते थे तो मोटर घूमता था, एक ही डायरेक्शन घूमता था, तब एंगल बनता था साइड। मान लो अब क्या है, पुश कब तक पुश करते रहोगे मोटर को, कब तक पुश करते रहोगे भाई। मोटर आप काम करने लगे, फिर मान लो मोटर रुक गई, तो कहाँ कहाँ आप पहुंचोगे पुश करने। तो इसलिए इसे सेल्फ स्टार्ट बनाना जरूरी है कि इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, स्टेटर पर 2 वाइंडिंग कर दी, वो भी 90 अंश पर। तो देखो इसको उतार लोगे, इसको थोड़ा मिटा देते, वो भी 90 अंश पर। समझ गए 90 अंश पर क्यों रखा जाएगा, वहाँ मैक्सिमम टार्क जनरेट होगा, इसलिए 90 अंश पर रखा जाए। मान लो आपका रोटर हो गया, क्या हो गया, रोटर हो गया। रोटर हो गया, हाँ। उसके ऊपर स्टेटर होता है, स्टेटर पर हम लोग वाइंडिंग करेंगे। ये आपकी मेन वाइंडिंग हो जाएगी, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। दो दो से बनाए तो समझ जाए। ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गई, ये आपकी तो तो स्टेटर है, ये आपका स्टेटर है एक तरफ से, ये आपका रोटर है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। तो अब देखा जाए तो इन दोनों को 90 अंश पर स्थापित किया जाए, जिससे हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट हो। मान लीजिए इधर से हमारा रोटर है, क्या है, रोटर है, थोड़ा समझते हैं। रोटर है, ठीक, रोटर है। तो हमारा रोटर, ये आपकी मेन वाइंडिंग है। थोड़ा समझेंगे आज इसके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। ये स्विच है, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। थोड़ा सा ये सिंगल फेज सप्लाई, तो आपका ये जो होगा, ये आपका मेन वाइंडिंग है, तो आपका मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग आपका ये है, ठीक। तो हमने स्टेटर पर 2 वाइंडिंग कर दी, एक मेन वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहाँ देखा जाए, अब थोड़ा हम समझते हैं। ये रोटर है, घूमने वाला पार्ट, ये आपका रोटर है। तो यहाँ से मेन करंट आई आ रही है, कौन सी करंट, आई, सप्लाई करंट आई आ रही है, आई ऐसा मान लेते। सप्लाई करंट आई आ रही है, तो 2 करंट में डिवाइड हो जाती है। एक देखो 90 अंश पर है ना, एक आई एस, ये मेन वाइंडिंग हो गई, ये भी मेन वाइंडिंग, ठीक। ये आपकी मेन वाइंडिंग, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग, एक की ऑक्सिलरी वाइंडिंग।
तो यहाँ एक इसमें आई एम करंट फ्लो हुई, इसमें आई एस, दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर स्थित होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो बात किया जाए जो हम वाइंडिंग करते हैं, जो हम वाइंडिंग करते हैं वो स्टेटर पे करते हैं। कौन कौन सी वाइंडिंग? सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट फेज कर रहे हैं। स्प्लिट फेज का मतलब मेन करंट को दो करंट में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो स्टेटर में जो हमारा मेन फ्लक्स आ रहा है, मान लीजिए स्टेटर में हमने मेन फ्लक्स दिया 5M, तो ये दो फ्लक्सों में डिवाइड हो गया, 5M/2 एंड 5M/2, हमारा दो फ्लक्सों में डिवाइड हो जा रहा है। वहाँ क्या होता था, जब हम उसको पुश करते थे तो वहाँ डिवाइड होता था, मगर यहाँ हमको पुश नहीं करना है, हमको पुश नहीं करना है। यहाँ पुश करते थे तब डिवाइड, यहाँ बिना पुश किए स्प्लिट फेज हो गया, बिना पुश किए स्प्लिट फेज हुआ। मतलब दो हमारा जो करंट है दो मैग्नेटिक, या इसे 5S भी, इसमें 5S भी आ रहा है, इसमें 5M भी है, तो इसमें 5M भी है। तो हमारा दो वाइंडिंग मतलब दो जो मेन करंट है दो भागों में बट गया, वो भी 90 डिग्री पर। तो हमारा जो इक्वेशन होता है, यहाँ आपको पुश अब करना नहीं पड़ रहा, जो हम पुश करते थे। तो यहाँ जब हमारा 90 डिग्री पर हो गया तो हम क्या जानते हैं, टी प्रोपोर्शनल IM IS और साइन डेल। अब इसे 90 पर रख देंगे तो साइन डिफरेंस का मान 1। तो यहाँ हमारा रिजल्टिंग टार्क जो शून्य हो रहा था अब शून्य नहीं होगा। अब जैसे ही मोटर को हम सप्लाई देंगे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, दोनों वाइंडिंग हमारी 90 पर स्थित होती। तो हम लोग यहाँ मोटर को जो क्या कर रहे थे, हम लोग पुश कर रहे थे, इनिशियल पुश कर रहे थे, हम उसे इनिशियल पुश अब छोड़ दिए, क्योंकि कहाँ था इनिशियल पुश करेंगे। तो यहाँ हमने स्टेटर पर दो वाइंडिंग की, एक मेन वाइंडिंग और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी को हम लोग इसी का मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसी कारण जो हमारा मेन करंट है दो करंट में स्प्लिट फेज हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है 90 डिग्री पर। ये आप मान सकते हो जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री पर, इसके कारण हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट हो रहा है। कौन सा? मैक्सिमम टार्क या रिजल्टेंट टार्क। रिजल्टेंट टार्क जो शून्य हो जाता था वो रिजल्टेंट टार्क मैक्सिमम टार्क। तो हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट हो रहा है। अब मैक्सिमम टार्क टी प्रोपोर्शनल साइन डेल पर निर्भर कर रहा है, याद रखिए। साइन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो टार्क है वो साइन डेल पर निर्भर करता है। लगभग कई जगह क्वेश्चन पूछ, जो मैं बता रहा हूँ सब पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एकदम श्योर हूँ कि नहीं आएगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन पर है कि क्या वो पूछ रहा है, आप क्या आंसर दे रहे हैं। तो आपको तो यहाँ क्या है, हाँ तो हमारा 90 डिग्री, वहाँ क्या होता था, हम इनिशियल पुश करते थे तब हमारा क्या होता था, दो घटकों में बढ़ जाता था। मगर यहाँ बिना इनिशियल पुश किए हमारा दो कंपोनेंट स्प्लिट फेज हो जा रहा है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है स्प्लिट फेज हो रहा है, स्प्लिट फेज मतलब दो फेजों में बढ़ जा रहा है, एक 5M एक 5S। तो दो फेजों में जब बढ़ गया तो इसके कारण हमारा 90 डिग्री पर हमारा जो 5M 5S 90 डिग्री पर तो हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट हो जा रहा है, जिसके कारण हमारा मैक्सिमम टार्क प्राप्त हो रहा है, रिजल्टेंट टार्क शून्य नहीं हो रहा। अब हमारा मोटर बिना इनिशियल पुश किए ही हमारा स्टार्ट हो जाएगी, जो लोग इनिशियल पुश कर रहे थे। तो हम उसके बाद तो यहाँ क्या है, पूछता है इसे स्प्लिट फेज हो रहा है, इसी कारण इसे स्प्लिट सिंगल फेज मोटर को हम लोग स्प्लिट फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट फेज, सिंगल फेज स्प्लिट टाइप स्प्लिट फेज मोटर, सिंगल फेज स्प्लिट टाइप मोटर। स्प्लिट का मतलब स्प्लिट फेजों में स्प्लिट कर दो, स्प्लिट फेज, सिंगल फेज स्प्लिट फेज। कभी कभी स्प्लिट फेज मोटर पूछ लेता है, इसी का सिंगल फेज मोटर को स्प्लिट फेज टाइप मोटर पूछ लेता है। स्प्लिट फेज टाइप मोटर आपका इसमें कितनी वाइंडिंग होती है? तो दो वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग। कहाँ स्थित होती है? स्टेटर में स्थित होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लिखाते हैं, बता लीजिए।
तो सेल्फ स्टार्ट हम जो सिंगल फेज मोटर अभी तक हम पुश कर रहे थे, तो पुश करना तो बंद कर दिया। अब हमको पुश करना जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेटर पे हमने 2 वाइंडिंग कर दी। तैयार लीजिए, तो इसमें कुछ लिखा देते हैं जो कि आने वाला है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर का जो रोटर होता है स्क्वायरल केज टाइप होता है। थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई जगह पूछा है। तो क्या अगर इसका हम सिंपल सा फेजर डायग्राम बनाए, तो अब देखिए अब इसमें क्या है, ये चीज देखिए। ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। ये क्यों लगाया गया है? जब हमारी मोटर 70 से 80% स्पीड पर पहुंच जाती है, यानी रोटर की स्पीड कहाँ टू 70 टू 80% है, और ये ना मतलब फुल स्पीड का 70 से 80% हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा क्या होती है, ये डिस्कनेक्ट कर देती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को। इसलिए इसे स्टार्ट वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि हमारा जब मोटर को हम सप्लाई देते हैं, वर्किंग अगर हम समझा जाए, जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच बस इतना ही करता है कि जब हमारा मोटर का रोटर 70 से 80% तक पहुंच जाता है, 75% स्पीड तक पहुंच जाता है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग मोटर से अलग हो जाती है। सिर्फ ये मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग क्या होती है, सिर्फ क्या होती है, सप्लाई के साथ पैरेलल में स्थित होती है। तो दोनों वाइंडिंग, ये भी पूछता है, दोनों वाइंडिंग पैरेलल में स्थित होती है, सीरीज में नहीं होती। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अब एक चीज और जाना चाहिए, इसको ताली हो गया। तो एक चीज और जाना जाए और एक चीज और बताया जाए, तो अगर मान लीजिए ये जो आपका होता है, ये क्या है, ये आपका मेन वाइंडिंग है। थोड़ा मेन वाइंडिंग के बारे में जानते हैं। मेन वाइंडिंग थोड़ा लिखते जाइएगा। जो इसकी मेन वाइंडिंग है, वो क्या थी, इसका नंबर ऑफ टर्न कम होता है। तो देखो n प्रोपोर्शनल भी, जिसका नंबर ऑफ टर्न कम उसका वोल्टेज कम, और जिसका वोल्टेज कम उसका करंट ज्यादा, ऐसी केस में है, ठीक। और जिसका करंट V/R उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट कम तो करंट ज्यादा, अपोजिट हो जाएगा, I/V/R। तो V को हम कॉन्ट्रास्ट मान लेते हैं, या V को हम रिफरेंस मान लेते। थोड़ा सा एक मिनट, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अगर हम इसका डायग्राम बनाए, थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं। देखो थोड़ा सा मेन वाइंडिंग के बारे में। मेन वाइंडिंग अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट मान लें, अगर यहाँ क्या है, इस वाइंडिंग का एरिया ज्यादा है। देखिए कैसे एरिया ज्यादा है, कि ये जो मेन वाइंडिंग है थिक वायर की होती है। किसकी? थिक वायर की, थिन की नहीं, थिक वायर, मोटे वायर की, हिंदी में मोटे वायर, मोटे तार की। और थिक वायर और लेस टर्न, कम टर्न की होती है, लेस टर्न। थोड़ा हम बताते हैं अभी, लेस टर्न। इसका रेजिस्टेंस कम होता है। कैसे होता है, देखो R=ρ×L/A। इस वायर का लेंथ कम है, इसका ज्यादा है। इसका लेंथ जब कम है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज्यादा। इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा रहेगा, और क्या रेजिस्टेंस कम है, इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है। तो I=V को कांस्टेंट माने तो R हो जाता है।
तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा होगा, इसमें करंट ज़्यादा होगा और उसमें करंट कम होगा। तो इस वाइंडिंग का क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें करंट ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो मोर करंट लेस रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, लेस रेजिस्टेंस डिस्टेंस। तो लेस रेजिस्टेंस और दूसरा जब लेस रेजिस्टेंस तो मोर करंट, लेस रेजिस्टेंस तो मोर करंट। और क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, मोर होगा, एरिया मोर पूछता है, कहीं कहीं पूछा है, एरिया मोर, एरिया ज्यादा होगा, इस वाइंडिंग का एरिया ज्यादा होगा। समझ रहे हो, फार्मूले से आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम तो एरिया ज्यादा, करंट कम, करंट ज्यादा होगा। तो और क्या होगा, ए हाईली रिएक्टेंस होगी, हाईली रिएक्टेंस टाइप होगी, हाईली मतलब रिएक्टेंस ज्यादा होगा, हाईली रिएक्टेंस, तो हाईली रिएक्टेंस टाइप होगी, रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन आर, तो इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा, इसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा। तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन वाइंडिंग के अगर हम देखा जाए तो मेन वाइंडिंग का क्या होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा, हाईली रिएक्टेंस, एरिया मोर होगी, मोर करंट होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा, इसका रेजिस्टेंस लेस टर्न होगा, थिक वायर होगी, मोटे वायर की। तो ये पॉइंट ये लगभग हर जगह पूछे गए हैं। ये वाला पूछा गया है, तो ये वाला भी पूछा गया है, और ये भी लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया मोर होती है, करंट ज़्यादा होता है, रिएक्टेंस होती है। तो ये आपका लगभग सारा पूछा गया है। और ये क्या होती है, सप्लाई के पैरेलल में होती है, ये क्या होती है, सप्लाई के पैरेलल में होती है। लेकिन कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई, तो सप्लाई की क्या होती है, पैरेलल में होती है, कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। और एक क्या चीज होती है, ए मोटर के स्टार्टिंग से एंड तक कनेक्ट रहती है, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं होती। लिखेंगे स्टार्ट एंड एंड होल टाइम पूरे समय तक कनेक्टेड रहती है, कनेक्टेड, क्या लिखेंगे, कनेक्टेड स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड ऑफ होल टाइम, पूरे समय तक स्टार्ट से एंड तक स्थिर रहती है, मतलब कनेक्टेड रहती है स्टार्ट टू एंड तक ऑफ होल टाइम ऑफ मोटर, होल टाइम ऑफ मोटर। इधर वाला उतार लेंगे तो होल टाइम ऑफ मोटर, ये वाला आप लोग उतार लेंगे तो होल टाइम ऑफ मोटर। तो क्या होती है, स्टार्ट टू एंड रहती है होल टाइम ऑफ मोटर। तो यहाँ बात किया जाए तो इसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, थिक वायर की होती है, लेस टर्न होता है, लेस रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, मोर करंट जाएगा, एरिया ज़्यादा होगी। ठीक, अब बात किया जाए, अरे एक क्रॉस द सप्लाई के क्रॉस में कनेक्टेड होती, कनेक्टेड स्टार्ट टू एंड ऑफ होल टाइम ऑफ मोटर, मोटर के पूरे समय में एक कनेक्टेड रहती है, मतलब
डिस्कनेक्ट नहीं रहती। तो ये आपका थोड़ा पॉइंट है, वो आप लोग बता लीजिए। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो समझ गए हम लोग मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्ट बना रहे हैं, सिंगल फेज मोटर कैसे सेल्फ स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच याद रखिएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में होती है, पूछता है कई जगह पूछता है। तो हमने मेन वाइंडिंग के बारे में लिखवा दिया है। अब हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में चलते हैं। थोड़ा सा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बारे में चलते हैं, देखते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसको बोलते हैं स्टार्ट वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? स्टार्ट वाइंडिंग। तो इसके बारे में अगर लिखे नंबर 1 पॉइंट, इसके बारे में लिखे कि क्या है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, लिखेंगे मोर टर्न। मोर टर्न, टर्न ज्यादा है। और जब टर्न ज्यादा है तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, मोर रेजिस्टेंस। और जब मोर रेजिस्टेंस है तो R इक्वल टू टी एल ए। रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा तो इनवर्सली अपन R। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, ठीक, करंट कम होगी। तो क्या होगा? लेस एरिया। तो रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, लेस एरिया। और मोर रेजिस्टेंस होगी तो रिएक्टेंस कम, लेस रिएक्टेंस। लेस रिएक्टेंस, लेस रिएक्टेंस, लेस रिएक्टेंस। उसके बाद लेस रिएक्टेंस होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है इसमें? ये जब मोटर की स्पीड 70 to 80% पहुंच जाती है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाती है। लिखेंगे व्हेन मोटर इज रीच 7 to 80%, रीच 7 to 80%, auxiliary winding disconnected, winding disconnected by centrifugal switch, स्विच। तो क्या होता है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा डिस्कनेक्ट हो जाती है, ये चीज याद रखना होगा। अगर मान लीजिए किसी कारण सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट नहीं होता किसी कारण, तो उस कंडीशन में हमारी जो स्टार्ट वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। तो लिखेंगे व्हेन auxiliary winding not disconnected, connected by centrifugal switch,
स्विच, देन मोटर वन, देन मोटर वन, मोटर क्या हो जाएगी, चल जाएगी। देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग वन या मोटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग वन, मोटर वन नहीं ऑक्सिलरी वन, देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग वन, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होगी, चल जाएगी। ये आपका मेन पॉइंट होता है, ये जो कि पूछा जाता है। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है रिएक्टेंस से, तो याद रखिए। काले नहीं, ये एग्जाम में ज़्यादातर हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग हमारी मान लीजिए डिस्कनेक्ट नहीं होती बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग चल जाएगी, क्योंकि करंट हमारी फ्लो होती रहेगी तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग होता रहता है, तो मोटर देन ऑक्सिलरी वाइंडिंग देन मेल्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का डिस्कनेक्ट होना है। हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब कब वर्क करता है, जब हमारा क्या होता है, मोटर के रोटर की स्पीड कितना पहुंच जाती है, 70 to 80% पहुंच जाती है। डाल लीजिए। तो हम लोग एक क्या होता है, हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि एग्जाम में पूछता है। मोड टर्न होती है, थिन वायर की होती है, देखो ये पूछा गया थिन वायर, यहाँ लिख लीजिए। अगर मोड टर्न होगी तो थिन वायर की होगी, थिन वायर, वो थिक वायर की पूछा गया है क्वेश्चन, थिन वायर पतले वायर की होगी, थिक वायर। मोड टर्न, मोड रेजिस्टेंस, थिन वायर, लेस एरिया, लेस रिएक्टेंस व्हेन मोटर इज कनेक्टेड, when motor is reached 70 to 80% auxiliary winding disconnect by centrifugal switch। तो ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग स्टार्ट वाइंडिंग कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा, कहीं स्टार्ट वाइंडिंग करके पूछ सकती है। तब हम लोग ताली हो गए। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका फेजर डायग्राम क्या, इसका थोड़ा और जानते हैं। दोनों वाइंडिंग 90 पर स्थित होती हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। ये भी पूछता है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है, जो मैं बता सकता हूँ, लिखेंगे बोथ वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ वाइंडिंग आर connected in parallel, तो दोनों वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। और क्या होता है, दोनों 90 अंश पर स्थित होती है। लिखेंगे बोथ वाइंडिंग 90 अंश डिग्री फेज अपार्ट, 90 डिग्री फेज अपार्ट। तो बोथ वाइंडिंग 90 डिग्री फेज अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित होती है, फेज अपार्ट होती है या स्पेस पार्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे क्या होती है, कब सीरीज में होती है, पैरेलल में, याद रखिएगा। और बोथ वाइंडिंग क्या होती है, 90 अंश पर स्थित। क्यों 90 अंश पर स्थित होती है, इसका हमने रीजन बता दिया, क्योंकि वहाँ उस कंडीशन में हमारा जो टार्क बनता है वो 90 अंश पर अगर नहीं होगा तो साइन 90 अंश का मान क्या होगा, अगर साइन 180 रख देंगे तो शून्य हो जाएगा साइन 90 अंश का मान, इसलिए 1 होता है, इसलिए जनरेटेड टार्क होता है मैक्सिमम टार्क जनरेट, इसलिए 90 पर इन दोनों वाइंडिंग को रखा जाता है। अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएं
तो मान लीजिए रेफरेंस वोल्टेज को हम रेफरेंस मान लिए, और उसके बाद अगर इसका हम वेक्टर डायग्राम भी बना देते हैं अभी। तो मान लीजिए हमारा मोटर क्या है, पहले हमने इसको सिंगल फेज सप्लाई दी, क्या दिया, सिंगल फेज सप्लाई दी, तो हमारी दो करंट आई, मेन सप्लाई करंट, मेन करंट और स्टार्टिंग करंट में बढ़ गई। थोड़ा सा इसका स्टार्ट करेक्टर देखते हैं। उसके बाद यहाँ से टार्क और स्पीड करेक्टिविटी, तो यहाँ क्या है, एक टार्क हो गया, ठीक। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, लिख लिए होंगे, थोड़ा इसको हम इधर खींचते हैं और इसको इधर खींचते हैं, तो आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए हमने एक टार्क कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं, तो क्या हुआ, तो पहले हमने सप्लाई एक टार्क, थोड़ा सा ग्राफ से भी समझा, टार्क और स्पीड है, क्या है, स्पीड। तो यहाँ मान लीजिए आपकी ये नो स्विच ओपन होती है, कौन सी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन, थोड़ा सा स्पीड है, इसको हम बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लिखेंगे, स्विच ओपन, सीधा लिखेंगे स्विच ओपन। यहाँ क्या लिखेंगे, स्विच ओपन, यानी मतलब ओपन, स्विच ओपन, स्विच इस कंडीशन में ओपन है। तो यहाँ तक तो आपकी देखा जाए, यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ तक तो दोनों वाइंडिंग चल रही है, मेन और प्लस ऑक्सिलरी, दोनों वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपका स्टार्टिंग टार्क यहाँ से मिल रहा है, टीएस टी स्टार्टिंग टार्क यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो यहाँ मेन वाइंडिंग है, क्या है, मेन वाइंडिंग, थोड़ा समझिए, तो आपकी मेन वाइंडिंग है। उसके बाद क्या है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होता है, तो हमारी क्या होती है, ये जो मेन वाइंडिंग होती है ये कनेक्टेड रहती है। हमने लिखा है कि मेन वाइंडिंग स्टार्ट से अंत तक मोटर के साथ कनेक्टेड रहती हैं, वो भी एनएस, सिंक्रोनस स्पीड, एनएस तक। तो अब आपका ये क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड। यहाँ लिख दोगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग मेन वाइंडिंग हाँ, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड, देखो क्या, यहाँ लिखोगे यार, ये चीज यहाँ लिख दो, ऑक्सिलरी, यहाँ वहीं लिख दे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्टेड, कनेक्टेड। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या हो गई, डिस्कनेक्टेड हो गई, सिर्फ मेन वाइंडिंग कनेक्टेड है, लिखेंगे यहाँ मेन वाइंडिंग कनेक्टेड है, कनेक्टेड। तो मेन वाइंडिंग क्या है, कनेक्टेड है। तो यहाँ जब हमारी क्या स्पीड कहाँ तक पहुँच गई, 70 to 80% तक। तो हमारी जब मेन वाइंडिंग, जब हमारी पहले हमने क्या किया, मोटर को जब स्टार्ट किया तो उस कंडीशन में मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों चल रहे थे, दोनों एक साथ चल रहे थे उस कंडीशन में, ठीक। हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज था। उसके बाद क्या था, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ तक लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज, स्विच क्लोज लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वही स्विच क्लोज। अब स्विच यहाँ तक तो क्लोज है, उसके बाद यहाँ क्या है, ओपन है, बीच कंडीशन में आ गए। जब ओपन कर दिए तो इस कंडीशन में हमारी क्या है, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग है क्या है, डिस्कनेक्टेड हो जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। उसके बाद सिर्फ कौन सी कनेक्टेड रहती है, मेन वाइंडिंग हमारी कनेक्टेड रहती है, ठीक, मेन वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है। अब देखा जाए तो हमारा 90 डिग्री पर मान लीजिए वोल्टेज है, वोल्टेज को हमने रिफरेंस माना,
क्वेश्चन में लिख दे रेफरेंस, रेफरेंस मान लिया। उसके बाद देखा जाए तो मेन वाइंडिंग जा रही, उसके बाद देखा जाए तो हमारी मेन करंट, उसके बाद क्या है आपकी, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या इसमें क्या है लीडिंग फ्लक्स होगा, क्योंकि हमारी जो एंटी क्लॉक वाइज घूम रही, कहाँ लीडिंग से लगी, क्योंकि हमारी ये जो आपका ये वाला फाई एस है, ये फाई एम से लीड करेगा तो हमारी मोटर ऐसे घूमेगी तो 90 डिग्री, तो हमारी क्या है तब आगे क्या रहेगी, इसकी जो करंट रहेगी आई एस, क्या रहेगी आई एस, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के करंट या आई ए मान लीजिए, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट आई ए क्या रहेगी आई ए। उसके बाद जो रिजल्टेंट करंट होगा आई एस क्या होगा आई एस, और थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, क्या होगा आई एस, ठीक। 90 इंच पर होनी चाहिए, थोड़ा ही 90 इंच से कम है, थोड़ा हम 90 इंच पर बनाते हैं। करंट है 90 इंच पर बनाते हैं, और आपका ये, तो हम वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते हैं, ये वोल्टेज रेफरेंस, ये आई ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, ये आई एस सप्लाई करंट, ये मेन करंट। अब इसके बीच जो एंगल बना, इसका जो एंगल बना, इसका एंगल क्या बना इससे वोल्टेज से फाई ए, इसका इससे वोल्टेज से क्या बना फाई एम, और इन दोनों के बीच में क्या बना है, इसका इसका बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, इन दोनों का एंगल वो क्या बना डेल। तो इसका एक इक्वेशन क्या निकल गया, वोल्टेज से बना, उससे नहीं बना, यहाँ से बना, यहाँ से बना, इन दोनों के बीच में डेल बना, तो ये आपका वी रेफरेंस मान लिए हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या निकल जाएगा, टी हम के मान लेते हैं, चाहे के एक के का वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं वाई एस तो साइन डेल, ये हमारा क्या है टार्क इक्वेशन। तो हमारा पता लग गया कि मोटर कैसे चल रही। पहले क्या था जब हमने स्टार्टिंग दिया, यहाँ जब हमने इसका ग्राफ बनाया था तो याद रखिएगा, हमने जब ऐसे बनाया था ये वाला ग्राफ, तो यहाँ से रिजल्टेंट टार्क क्या था, यहाँ से ये 0 था यहाँ रिजल्टेंट, और इसका ग्राफ ये फॉरवर्ड टार्क का था, ठीक। तो यहाँ से तो 0 है, मगर यहाँ कुछ जब इतना क्या है, जब हमारा मोटर स्टार्टिंग रहती तब हमने इसलिए इसको थोड़ा ऊपर बनाया, इसलिए इसका थोड़ा नीचे बनाया, रिजल्टेंट टाइप 0। अब जब उसके बाद क्या है बताते हैं आपको, क्या है जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, जब हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो हमारी मेन करंट या सप्लाई करंट 2 भागों में बढ़ जाती है, मेन करंट एक स्टार्टिंग करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आई है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट आई ए जा रही है और मेन वाइंडिंग में आई एम जा रही है। उसके बाद दोनों 90 फेज अपार्ट हो जाती है, तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज रहता है। फिर जैसे ही हमारा जैसे 70 to 80% स्पीड पहुंच जाती है, ठीक, एनएस पहुंच जाती है, किसका है एनआर की एनआर इक्वल टू 70 to 80% स्पीड ऑफ एनएस पहुंच जाती है, वैसे स्विच ओपन हो जाता है, तो हमारी जो क्या होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा, सिर्फ मेन वाइंडिंग हमारे उस कंडीशन में लगी रहती है। तो स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक हमने खींच दिया, उसके बाद में उसका फेजर डायग्राम भी बना दिया, उसका टार्क इक्वेशन भी लिख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो क्या है कि रिजल्टेंट टार्क 0 हो रहा था, या जो हमको इनिशियल पुश करना पड़ रहा था वो पुश अब नहीं किया, जैसे सप्लाई दी हमारी जो मेन करंट 2 भागों में बढ़ गई तो हमारा एंगल बन गया, तब हमारा इक्वेशन आ गया इक्वल टू आई एम साइन एन डेल, और 90 पर अगर साइन डेल का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारा मैक्सिमम टार्क क्या हो जाएगा टी इक्वल टू आई एम आई एस। तो जब हम मेन रखेंगे क्या डेल की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर रख दिए तो हमारा मैक्सिमम टार्क हो गया। तो उसके बाद हमारा मोटर लास्ट तक हमारा जो मेन वाइंडिंग रहती है वो कनेक्टेड रहती है। तो हमने सारे इसके बारे में दिखा दिया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, उसका काम क्या है,
मेन वाइंडिंग का क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या काम है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को स्टार्ट वाइंडिंग बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम है, कैसे वर्क करता है, इसका किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रिएक्टेंस कम होता है, थिन वायर की होती है, थिक वायर की होती है, लेस टर्न होता है, मोर टर्न होता है, इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसका एरिया कम होता है। तो लगभग हमने सारे पॉइंट जितने बन रहे थे लिख दिए। और दोनों वाइंडिंग दूसरे के पैरेलल में होती है, दोनों वाइंडिंग बोथ एंड 90 डिग्री स्पेस अपार्ट, मतलब फेज अपार्ट, दोनों एक दूसरे से 90 अंश पर स्थित होती। क्यों 90 अंश पर ही रखा जाता है इन वाइंडिंग को, वो भी हमने बताया कि 90 अंश पर हमारा क्या होता है, टार्क मैक्सिमम होता है। तो इसलिए हमने आपको ये सारा हमने आपको ये भी बता दिया। तो आपको पता लग गया कि हमारा जो सिंगल फेज मोटर है वो कैसे सेल्फ स्टार्ट बना, कैसे कार्य कर रहा है, तो उसके बारे में हमने बनाया। अब उसके बाद ये आपका ये जो स्प्लिट फेज हो रहा है दो करंट का, इसलिए स्प्लिट फेज टाइप मोटर कहते हैं। तो एक विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो हम लोग अभी पहले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जितने पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस टाइप है, कैपेसिटर स्टार्ट है, कैपेसिटर रन मोटर है, तीन। उसके बाद विदाउट सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो आपका एक ही में आएगा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। तो हम लोग स्प्लिट फेज टाइप मोटर खत्म कर देंगे। आपका जो इंडक्शन मोटर के अंतर्गत है आपका, अब इसे लिख सकते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, आप लोग लिख सकते हो क्योंकि इंडक्शन के अंदर में आता है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। अब बारी बारी करके रजिस्टेंस स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर पढ़ाया जाएगा, इसका यूज भी बताया जाएगा। सो थैंक्स।